Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2082 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 नवंबर 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री मोदी की सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। साइबर ठगी पर सहायता के लिए एक और हेल्प डेस्क। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता अंतिम चरण में। पीयूष गोयल। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तथा थाईलैंड में काले कपड़े की कमी क्यों हुई। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी केवड़िया पहुंचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सम्मान में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त अपराध देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली पुलिस एक हेल्प डेस्क खोलने जा रही है। साइबर ठगी के पीड़ितों के साइबर हेल्प डेस्क दिल्ली पुलिस के हर पुलिस स्टेशन में शुरू करेगी। हालांकि साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क आदि को मिलाकर हेल्प डेस्क इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क IHD नाम दिया गया है। साइबर ठगी का पीड़ित इस हेल्प डेस्क के पास जाएगा तो वह IHD उसकी एक FIR दर्ज करवाने की सहायता करेगी। 1 लाख या उससे ज़्यादा की साइबर ठगी के पीड़ित अब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इनकी हेल्पलाइन है 1930 और वेबसाइट cyberpolice.nic.in के अलावा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ठगी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पीड़ित की तुरंत शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके बाद शिकायत संबंधित जांच एजेंसी को भेज दी जाएगी। इस FIR को ज़ीरो FIR कहा जाएगा। ये सिस्टम 1 नवंबर से शुरू हो गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। गोयल के इस बयान को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते के शुरू में संकेत दिए थे कि भारत और अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौता कर सकते हैं। पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा, हम यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत के अंतिम चरण में हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीद के लिए भारत पर 25% का दंडात्मक शुल्क लगाया है, जो अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पादों पर मौजूदा 25% पारस्परिक शुल्क के अतिरिक्त है। भारत ने इस 50% टैरिफ को अनुचित और अवांछित करार दिया है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ कंगारुओं ने 5 मैच की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
पहला टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब तीसरा टी20 2 नवंबर को होवार्ड में खेला जाएगा। नवी मुंबई में गुरुवार को खेले गए महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर प्रबल दावेदार थी। उन्होंने ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ 331 रन का टारगेट चेज किया था, लेकिन इस बार कुछ असाधारण हुआ। वही लड़की जिसने कभी एयरपोर्ट पर झंडा लहराया था, अब बल्ला थामे खड़ी थी। 25 साल की जेमेमा रॉड्रिगेज ने 127 नाबाद रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट के बाहर कर दिया और भारत को फाइनल में पहुंचाया। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,23,430 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 88 रुपये 79 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 58 रुपये 10 पैसे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 465 अंक गिरकर 83,938 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 155 अंक गिरकर 25,722 अंक पर आ गया। थाईलैंड में अचानक काले कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है, जिसके चलते दुकानों में इसकी कमी हो गई है। दरअसल थाईलैंड की राजमाता रानी सिरिकीट का 25 अक्टूबर को निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में लोग काले कपड़े पहनकर शोक मना रहे हैं। थाई सरकार ने रानी के निधन पर 30 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 5126। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी को मेरा प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। हमारे सामने शैलजा जी भी बैठी हुई हैं। शैलजा जी, आपका तो स्वागत है ही, और हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और दूसरे मेहमान से हम फ़ोन पर बात करेंगे, तो उनसे हम बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे जी। शैलजा जी, आज के कार्यक्रम में भी बहुत सारी बातें करनी है। बिल्कुल, हमेशा की तरह से, और हमेशा की तरह से बात करेंगे। और हमारी जो खास पेशकश है आज की, हमारे बीच में आएंगे प्रवीण गुप्ता जी, जो इंजीनियर हैं IIT से, और उनके बारे में हम उनसे और जानकारी लेंगे। इसके अलावा उन्होंने अभी चाइना गए थे। इनका एक्सपीरियंस बहुत अलग तरीके का हुआ। जिस तरह का परसेप्शन हम लोगों को है कि चाइना में ये होता है, वो होता है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, और ये अच्छा भी है, इस तरह की बातें भी हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हमारा जो शैलजा जी, जो हमारा परसेप्शन है जी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए बहुत ही जोरदार ये डिस्कशन होगा, क्योंकि इसमें दो अपोजिट साइड्स हैं डिबेट में। जो नहीं गए हैं चाइना, उनका व्यू, जिन्होंने सिर्फ पढ़ के अपना ओपिनियन बनाया है, और जिन्होंने खुद देख के आंखों देखा हाल बताया है। उसमें तो बड़ा फर्क है। शैलजा जी, देखिए, ऐसा है कि परसेप्शन बनाने के लिए आजकल क्या है, सोशल मीडिया की वजह से लोग आम ही बना लेते हैं। बिल्कुल, उस पर इस तरह का किसी भी तरह का परसेप्शन बनाने के लिए, और आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप YouTube देखें, बिल्कुल, उसमें कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये लगता है शैलजा जी, हाँ, कि जो लोग गलत न्यूज़ देते हैं, उल्टी सीधी न्यूज़ देते हैं, इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो बड़े गंदगी फैलाने वाली बात है। बिल्कुल, और क्या है ना। तो ये है कि वेस्टर्न मीडिया का अपना अलग तरीका है परसेप्शन बनाने का, और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं जी। और आजकल हुआ ये है कि YouTube के माध्यम से लोग बहुत पैसा भी बना रहे हैं, इसीलिए उनसे सीधा न्यूज़ देकर वो किसी तरह से लाइक इतना हो जाते हैं उनके कि उसी के हिसाब से उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है बहुत देर तक नहीं चलने वाली है। अब जैसे कि शैलजा जी, हमारा जो जोहो है भारत का,
की टेक्नोलॉजी, उसने अगर गूगल को आउट कर दिया तो 140 करोड़ लोग जो है भारत के वो जोहो यूज करेंगे और गूगल का बंटाधार हो जाएगा। बिल्कुल, रण क्षेत्र में कूद पड़ेंगे। तो इसी के साथ शैलजा जी हम क्या कहते हैं कि आज का विचार पढ़ते हैं और उसके बाद एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे। बिल्कुल। और प्रदीप जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और सोशल मीडिया ने तो कबाड़ा कर रखा है। अब आप सोचते हैं कि आप रियल हैं कि आपका ये आपका आर्टिफिशियल व्यू है। अच्छा, और एक बात और है शैलजा जी, हाँ कि जय किशन जी का बर्थडे है 4 तारीख को जी, 4 नवंबर। ओ जय किशन जी, तो हम लोग यहाँ 3 लोग हैं, तीनों का फेवरेट जय किशन के हर गाना है। बिल्कुल। तीसरा दोस्तों, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं जय किशन जी के नाम से। यस। तो शंकर जय किशन की जोड़ी ऐसी रही है कि जय किशन जी को अकेले तो करना मुश्किल है। शंकर जय किशन जी के गीत हम बहुत सारे लाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर हर गीत उनका हिट है, बहुत सुंदर है। और देखिए शैलजा जी, इनकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी, कहाँ तक चली जाती है इनकी इमेजिनेशन। बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर धुन बनाई है इन लोगों ने, इतनी सुंदर है कि हर आपका आज हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो झूम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शैलजा जी, ऐसा है कि आज का विचार पढ़ते हैं, उसके बाद एक सुंदर सा भजन सुना देते हैं। बिल्कुल। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितनी दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, तो आपकी हार नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अल्टीमेटली जीत ही जाएंगे। तो इसी के साथ हम ईश्वर का नाम लेते हैं और जीवन ज्योत जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 एफएम पर। श्री ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देख-रेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो? हमारी सेवाएं ललौर बाग और वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डिमेंशिया सपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1300 908 681। ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश। तो शैलजा जी, ये तो श्री ओम का संदेश था। जी। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। जी बहुत अच्छा है ये तो, और ये यूनिक सर्विस है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ हमारे जो सीनियर सिटीजन थे उनके लिए कोई सर्विस नहीं थी। तो हम ये चाहते हैं कि ओम केयर जो है वो रेजिडेंशियल केयर भी प्रोवाइड करने लगे। बिल्कुल कर रहे हैं और बड़ा अच्छा ये प्रयास है। बहुत अच्छा। तो हम तो हमारी तो बहुत सारी शुभकामनाएं इनके लिए कि बिल्कुल। इनकी जो काम है वो दिन दूना चौगना बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब लोगों के काम आए। दर्पण रेडियो हमेशा हर किसी सामाजिक कार्य को, कम्युनिटी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो शैलजा जी, हम अपने मेहमान से मिलाते हैं बिल्कुल अपने श्रोताओं को। तो प्रवीण गुप्ता जी, इंजीनियर प्रवीण गुप्ता जी IIT से आपका दर्पण हिंदी रेडियो में स्वागत है। तो बहुत बहुत नमस्कार श्रोतागणों को और माननीय आप लोगों को। मेरा बहुत अच्छा, आपने बहुत मुझे बड़ा मौका दिया कि आपके श्रोताओं के संग में अपनी दिल की बातें कुछ कर सकूं। बहुत नमस्कार। तो आपका परिचय, आप कहाँ से हैं, कब से यहाँ पर हैं, और आपके विषय में कुछ हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। भारत से बताइए, कहाँ से हैं पहले? मैं एक्चुअली मेरठ से हूँ, जहाँ पर आंदोलन 1857 का शुरू हुआ था। जी। और वैसे अभी दिल्ली निवासी हूँ। मैंने IIT से इंजीनियरिंग की थी और IIM से मैंने MBA किया। कौन सी IIT से किया था आपने? IIT कानपुर से किया और MBA किया मैंने कलकत्ता से, IIM कलकत्ता से। दोनों टॉप इंस्टीट्यूट्स top हैं institutes। दोनों। और उसके बाद आपने आप लॉयर भी हैं इसके अलावा। जब मैं यहाँ पर आया ऑस्ट्रेलिया में 18 साल पहले, तो करीब 8-10 साल मैंने काम किया विनीस के संग, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं बहुत लोगों से, ऐसे लोगों से मिला जिनके पास उनके लीगल राइट्स, उनके अधिकारों का कोई तरीका नहीं था कि अपने अधिकार वो ले सकें। तो उनके पास डिसएडवांटेज थे, डिसेबल्ड थे, फाइनेंशियली असुविधा थी, उम्र के लोग थे। तो मैंने कई लोगों की इस तरह से मदद की, लेकिन चूंकि मैं लॉयर नहीं था इसलिए मैं उनसे कुछ कर नहीं सकता था लीगली। तो इसलिए मैंने 70 इयर्स में लॉ ज्वाइन किया UNSW से, और 75 में मैंने कंप्लीट करके फिर मैंने सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट से लिया। मुझे ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है जिंदगी भर स्टूडेंटशिप करते रहे हैं। तो आपने 70 की एज में लॉ ज्वाइन किया, 75 में कंप्लीट किया, और आप विनीज की सहायता करते रहे हैं। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और यह है कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आप लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो कभी रुकना नहीं चाहिए, आदमी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ऐसा है कि आप हमें ये बताइए कि आपने विनीज में काम किया, उसके बाद आपने चाइना घूमने की सोची। आपने चाइना क्यों चूज किया, क्यों जाना चाहते हैं आप चाइना? देखिए, ऐसा है कि चाइना के बारे में तो हमने
हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, दुनिया का बहुत पुराना सभ्यता, हिंदुस्तानी सभ्यता और चाइनीज सभ्यता का साथ भी रहा है। लेकिन चाइना के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव हम पढ़ते रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर कम्युनिज्म के कारण लोग बहुत त्रस्त थे, दुखी थे, परेशान हैं। तो एक मेरे दिमाग में एक चाइना के लिए एक पिक्चर बन गई थी। जब मैंने लॉ ज्वाइन किया, तो जब मैं लॉ ज्वाइन किया तो मेरी क्लास में 60% चाइनीज थे। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली मैं सरप्राइज हो गया कि लॉ कॉलेज ऑस्ट्रेलिया का है, उस पर 60% चाइनीज कहाँ से हैं। फिर मैंने कहा कि चाइनीज लोग तो गवर्नमेंट कंट्रोल पे रहते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। क्योंकि बात यह है कि वो जितने भी चाइनीज स्टूडेंट्स थे, उनके कपड़े देखो तो सब ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। उनके पास कोई मोबाइल हो तो एप्पल का होगा, लैपटॉप होगा तो एप्पल का होगा। सब तरह से उनको देखा मैंने कि बहुत ही संपन्न है और बहुत ही अच्छे मिजाज के, मुस्कुराते। मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा कि चाइना की जो इमेज है, अगर वहां के लोग इतने त्रस्त हैं और ये इतने 60% लोग जो मेरे क्लास में हैं सब तरह से अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, खुशमिजाज भी हैं, तो ये मेरे दिमाग में असमंजस था। अच्छा कि कैसे ये ऐसा हो सकता है, विरोधाभास लगता था। अच्छा, ये बताइए कि आप चाइना गए तो आपका परसेप्शन जो था वो सटीक बैठा या उस कुछ अलग तरीके का लगा आपको? जब मैंने इन दोस्तों से, अपने सहपाठियों से बात करी, एक्चुअली 5 साल तक मैंने इनसे काफ़ी दोस्ती करी। एक्चुअली बहुत चाइनीज़ लोगों से दोस्ती करी है, बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ही मिलनसार लोग थे। तो इसलिए मेरा था कि मैं जाके चाइना देखूं। कि मैंने इनसे पूछा भी कि आप लोगों को क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट पैसा देती है यहाँ आने का? कहता कोई नहीं देती, हम लोग खुद अपने पैसे से आए हैं। मैंने कहा इनके पास इतना पैसा कहाँ से है कि इतने आए हैं और इतने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, एप्पल के सब मोबाइल और लैपटॉप हैं। तो इसलिए मेरा चाइना के लिए बहुत एक दिल में एक क्वेश्चन पैदा हो गया कि मैं जाके चाइना देखूं। क्योंकि जो मैंने मीडिया में सुना था और जो एक्चुअली इनके बारे में देखा, मैंने कहा ये सारे के सारे अगर ट्रेंड हैं कि तुमको इसी तरह बात करनी है, चाइना के बारे में सब इस तरह से करना है, तो मैंने कहा कुछ न कुछ तो जरूर इसमें है कि या तो मेरा जो मैंने मीडिया से सुना या गलत है, या ये सारे के सारे ट्रेंड हैं आने के पहले कि इनको ऐसे ही बात करनी है। तो आपका अनुभव क्या रहा, आंखों देखा हाल? तो जब मैंने यही सोचा था कि चाइना में सब कुछ कम्युनिज्म के हिसाब से स्टेट कंट्रोल्ड है। हाँ। तो चाइना की जो एयरलाइंस है वो भी स्टेट कंट्रोल्ड होंगी और सब कुछ वहां पर स्टेट कंट्रोल्ड होगा। तो जिस दिन मैं पहले दिन हवाई जहाज से उतरा और होटल में गया, तो होटल में तो वो प्राइवेट होटल था, तो मैंने कहा कि जो स्टेट कंट्रोल नहीं है। फिर अगले दिन रात को होटल बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया था। तो अगले दिन सुबह मेरे पास वक्त था टूर ज्वाइन करने के पहले, तो मैं ऑपोजिट साइड पे होटल के दुकानों पे घूमने लगा। मैंने कहा ये सब गवर्नमेंट की दुकानें होंगी, वहां एक भी गवर्नमेंट की दुकान नहीं थी, सारे प्राइवेट शॉप्स थी। अच्छा। और प्राइवेट शॉप्स में ये था कि वो बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे कि मुझसे, हालांकि बात नहीं समझते थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि मैं अंदर आऊं, उनसे खरीदूं। और फिर जब मैंने एक दो दुकानों में गया, इतने बढ़िया उनके फल, इतने बढ़िया चीज़ें, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वो मैंने कहा ये सब प्राइवेट है, और कंपटीशन था क्योंकि एक ही चीज़ की दुकानें कई सारी थी और वो हैगलिंग करने को तैयार थे। उनसे मैंने कहा नहीं, इतने में इतने, इसके मतलब कि गवर्नमेंट की शॉप नहीं है, वरना तो वो हैगल नहीं करेंगे। तो पहले ही दिन मुझे लगा कि जो मेरा सोचने का तरीका था और जो
एक्चुअली वास्तविकता है उसमें बहुत कुछ फर्क है। चलिए इसी के साथ प्रवीण जी हम आपसे आगे क्या क्या आपने देखा, आपके क्या क्या अनुभव रहे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक सुंदर सा गीत सुना देते हैं। बहुत अच्छा। अभी देखना है कौन सा गीत आप लगा रहे हैं। ओह मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। कुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया।
करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स ये था करी हमारे मास्टर ने स्पॉन्सर कंप्लीट ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश यस श्रोताओं, आपको जो सुंदर सा गीत सुनवाया था प्रदीप जी ने, आप चाहे उर्दू और हिंदी समझते हो न समझते हो, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी मैंने देखा है कि हर कोई समझता है इसको। बिल्कुल। ये सो इतना खूबसूरत गाना था, शैलेंद्र का लिखा हुआ था। 1955 में श्री 420 आई थी, मुकेश की आवाज़ में था, और तो उन्हीं के शंकर जयकिशन का इतना खूबसूरत उसमें म्यूज़िक था। तो श्रोताओं, मैं आपको शंकर जयकिशन की जोड़ी के विषय में कुछ बताऊंगी, क्योंकि जयकिशन जी का जन्मदिन है परसों, तो इसलिए उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। इसके पहले शैलजा जी, मैं हम श्रोताओं को बता दें कि प्रवीण जी अभी हमारे सामने हैं, ये अगले 1-1.5 घंटे हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत होती रहेगी हमारी। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सेटअप करेंगे एक डिबेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, भले ही आपको बॉलीवुड के सुनहरे काल का संगीत पुराना लगता हो, क्योंकि ये 50s की बात है, किंतु शंकर जयकिशन की जादुई जोड़ी से इनकार करना बहुत कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही सिक्के के दो पहलू, जिसने बरसात के रंगों में रंग कर 1949 में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। कि अगर बरसात की आप देखें, हर गीत बरसात का था, तो इनकी पहली फिल्म और उसका हर गीत हिट था। आज हम इस जोड़ी के जयकिशन जी को श्रद्धांजलि देंगे, जिनका जन्मदिन 4 नवंबर 1924 को था। ये गुजरात में पैदा हुए थे। आपका पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पंचाल। लगभग 2 दशक तक इस जोड़ी ने संगीत जगत पर राज्य किया था। वो भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी। आवारा हूँ आज भी विदेश में नए नए रूप में आता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था, जिसमें कि एक टर्किश वेडिंग का सीन था, और उसमें आवारा हूँ आसमान का तारा, इसके ऊपर इसकी धुन पे जो उनके पैर लचक रहे थे, तो मुझे लगा कि देखिए कि लगता था जैसे वो हर इसका शब्द समझते हों, और सबके सब इसी से लगता है कि देखिए कि कितना पॉपुलर था। शैलजा जी, रशिया में तो ये सुपर हिट रहा ये गीत आवारा हूँ। बिल्कुल यस, क्योंकि रशिया में क्या चाइनीज जो चावनलाई उस समय के थे, वो इसकी धुन पे थिरकते थे। अच्छा। चाइना तक में, कि हर पूरे विश्व में इसका था। तो जयकिशन ने प्रारंभिक संगीत शिक्षा हारमोनियम से आरंभ की थी। उनका परिचय शंकर से पृथ्वी थिएटर में हुआ था, जहां शंकर तबला और ढोलक बजाते थे। अच्छा। यही था उनकी अटूट मित्रता का आरंभ। दोनों ने एक साथ पठान फिल्म में काम भी किया था। जयकिशन ने श्री 420 में और बेगुनाह में भी थोड़ा काम किया था एज ए एक्टर। पृथ्वी थिएटर में काम करते समय आपका परिचय राज कपूर से हुआ था, क्योंकि उस समय जयकिशन जी संगीतकार राम गंगोली, जो कि उनके संगीतकार थे पृथ्वी थिएटर के, उनके सहायक के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा। तो पहली बार इन्होंने आग में 1948 में आग में इन्होंने सहायक के रूप में कार्य किया था, और वो था राम गांगुली के साथ में। उसी समय राज कपूर ने इनकी प्रतिभा को पहचाना था। तो इनकी प्रतिभा को फिर उन्हीं दिनों पठान के ही पृथ्वी थिएटर के ही संयोजन में इन्होंने उनकी मित्रता शंकर जी से बढ़ती गई। तो शंकर जयकिशन की जोड़ी को राज कपूर जी ने पहचाना, इनकी प्रतिभा को, और इनको फिर बरसात फिल्म का संगीत निर्देशक सौंपा गया। तो दिस इज ये 1949 की बात है। फिर क्या था जी, अब बेकरार है छाई बहार, इस जोड़ी ने ऐसा सिक्का जमाया कि फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। राज कपूर की फिल्मों में बेमिसाल संगीत देकर शंकर जयकिशन ने उनकी फिल्मों को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। लता मंगेशकर को बुलंदी पर पहुंचाने में 1949 में 2 गाने थे जो उनको बुलंदी पर पहुंचाए थे। एक तो गाना था, आप सबने सुना होगा, महल का गाना था, आएगा आने वाला। हाँ।
लेकिन उसका संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश ने। अच्छा। दूसरा जो गाना था जिसको लता मंगेशकर को ऊंचाई पर पहुंचाया था, वो था बरसात का गाना। छाई बहार है जिया बेकरार है और हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। बहुत बढ़िया गाना था, बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर था। और लता मंगेशकर ने विनम्रता से इस मौलिक प्रतिभा के धनी संगीतकार जोड़ी के योगदान को अपनी सफलता के लिए स्वीकारा भी था। उन्होंने कहा कि इन्हीं ने सबसे पहले मुझे बड़ा ब्रेक दिया था। शंकर जयकिशन की आयु में 7 वर्ष का अंतर था, किंतु उनके संगीत के सामंजस्य में पूर्णता थी। उन्होंने पारस्परिक वादा किया था कि कभी किसी को नहीं बताएंगे कि धुन किसने बनाई है। बॉलीवुड के अतिरिक्त भी इस जोड़ी में प्रसिद्ध संगीत की रचना की, जिसके इनका फेमस एक था राग इन जैज, और दूसरा इनका द डॉक्यूमेंट्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन का बैकग्राउंड म्यूजिक, और दोनों ही अत्यंत लोकप्रिय हुए थे। जयकिशन रोमांटिक लय वो बैकग्राउंड संगीत रचने में आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। इनकी शोहरत इतनी बढ़ गई थी कि शंकर जयकिशन के नाम पर फिल्में चल पड़ी थी। कि आप फिल्में देखते थे कि इसमें शंकर जयकिशन का म्यूजिक है तो बढ़िया फिल्म होगी, और वो फिल्म जगत के हाईएस्ट पेड म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे। फिल्म आरजू के लिए इनको 10 लाख रुपए दिए गए थे। अच्छा। वो उस समय का रिकॉर्ड था फिल्म आरजू में। 1949 से 71 तक 200 से अधिक फिल्मों का लाजवाब संगीत रचने के लिए 1969 में इस जोड़ी को पद्मश्री से नवाजा किया गया था। ये बहुत टैलेंटेड जोड़ी थी भाई। और 2013 में 5 रुपए का जो डाक टिकट था भारत सरकार ने, उसमें इनका नाम दिया था। तो आप लगता है एक गीत सुनाना चाहेंगे इनका? शैलजा जी, ऐसा है कि शंकर जयकिशन के बारे में हम थोड़ी सी वार्ता और सुनेंगे जी, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुना दें। बिल्कुल सुनाइए आप। अब मुझे देखना है कि आप कौन से उस गीत के बाद जी हम प्रवीण जी से वार्ता फिर शुरू करेंगे, और उसके थोड़ी देर के बाद हम जो बात की आपकी जी हाँ बिल्कुल बताइएगा। फिर हम लोग इसी तरह से प्रवीण जी से बात करते रहेंगे, और फिर हम लोग प्रणव अग्रवाल जी से भी बात करेंगे। तो आपने जिस गीत का नाम लिया था आवारा हूँ, वही सुनते हैं। चलिए। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर
गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। दोस्तों, हमारे सामने प्रवीण जी बैठे हुए हैं और इतने गानों में इतने खो गए थे कि मुझे लगा कि पता नहीं ये चाइना को याद कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम इन्हें चाइना ले चलते हैं। तो प्रवीण जी, ये बताइए कि आप चाइना में कितने दिन थे और कहाँ कहाँ गए? चाइना में मैं 25 दिन रहा और 10 शहरों में गया। अच्छा। तो उनके जितने भी इम्पोर्टेंट शहर थे, मैंने बीजिंग ऊपर से शुरू करते हैं। बीजिंग का नाम आप लोग जानते हैं पीकिंग के नाम से। एक्चुअली बीजिंग का नाम क्यों है बीजिंग? बीजिंग का मतलब नाम है, बीजिंग का मतलब है नॉर्थ और जिंग का मतलब है सिटी। तो जो सिटी नॉर्थ में है उसको बीजिंग कहते हैं। पहले इनका कैपिटल था नांगकिंग। नांग का मतलब है साउथ और किंग का मतलब है सिटी। अच्छा। तो उनके एम्परर ने नांगकिंग से कैपिटल बीजिंग कर दिया। तो बीजिंग से हमने शुरू किया और शंघाई में खत्म किया। अच्छा, तो आप इतने 10 जगह गए, तो आपका अनुभव हर जगह एक सा ही रहा कि अलग अलग था? ऐसा था कि मेरा सबसे बड़ा कारण था कि मैं जाके देखूं, जगह देखना, इमारत देखना, उनकी जो फेमस ग्रेट वॉल है, उनके और भी दर्शनीय स्थल थे, वो देखना तो मेरा था ही। पर सबसे ज्यादा मुझे देखना था कि वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं, वो किस तरह के लोग हैं, कैसा उनका खुश हैं, खुश नहीं हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका ट्रेडिशंस कैसे हैं, कल्चर कैसा है। तो ये मेरे देखने के लिए बहुत इच्छा थी। तो आपने लोगों से बात की वहां पर? हालांकि मैं बात तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो चीनी भाषा में बात करते थे, लेकिन क्या है कि बहुत लोगों के साथ मैंने फोटोग्राफ भी लिया और मतलब इस तरह से बात की। एक बात मुझे बहुत उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वो बहुत बात करना चाहते थे। जैसे मैं कहीं भी जाऊंगा, दुकान पे जाऊंगा, मैं कुछ बात करूंगा तो उनको बात मेरी समझ नहीं आएगी, लेकिन वो गूगल ट्रांसलेटर, तो गूगल तो नहीं था, उनका अपना ट्रांसलेटर था, वो इमीडिएटली मेरे सामने रख देते थे। अच्छा। जिससे मैं बात कर सकूं और फिर वो अपनी चाइनीज भाषा में बात करके मुझे दिखाते थे। प्रवीण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मैंने ये कहीं पढ़ा है कि वहाँ पे जीमेल, यूट्यूब, ये सब जो हैं वो बैंड हैं और इंटरनेट भी टाइटली कंट्रोल्ड है। तो गूगल वहाँ पे हमने कहीं पढ़ा है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप कैसे गूगल सर्च में वहाँ? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। वहाँ पर गूगल, व्हाट्सएप वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं वो वहाँ सब बैंड है। हाँ। तो वहाँ पर ये मैंने जाने के पहले मुझे पता लग गया था कि है। तो उनका एक सिस्टम है होला फ्लाई, उनका जैसे हमारे यहाँ। अच्छा। जो व्हाट्सएप इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, तो होला फ्लाई जो है उसमें VPN भी फ्री है। तो इसलिए मैं अपने व्हाट्सएप यूज कर सकता था, लेकिन उनके जो सिस्टम अगर यूज करूंगा तो नहीं कर सकता था। तो मेरे यहाँ के जो सिम कार्ड थे उस पे मैं होला फ्लाई, मैंने ई सिम उसका डाउनलोड कर लिया था। तो अगर आप चाइना जाएं तो मेरा रहेगा कि आप अपने दोस्तों से बात करना चाहेंगे तो होला फ्लाई उनका ले लीजिए, उसमें आपको VPN फ्री है।
दूसरा क्या था कि वहां पर सबसे बड़ी बात है मैं पेमेंट कैसे करूं। तो हमारी जितने भी यहाँ पेमेंट के तरीके हैं, कार्ड्स हैं, वो वहां पर नहीं चलते हैं, क्योंकि बात यह कि उनका जो इंटरनेट सिस्टम है वो उनका अलग है। तो इसके लिए आपको वहां पर वीचैट के हिसाब से अगर आप लेंगे तो वीचैट में आप बात भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू में तो मुझे लगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी है वो, और हर जगह आप क्यूआर कोड के साथ पेमेंट कर सकते हैं, या आपके ऊपर क्यूआर कोड आपका होगा, वो आप दिखा दीजिए, वो आपका पेमेंट ले लेंगे। तो बहुत इजी तरीका था। नहीं तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड लगाया होगा अपने उनके सिस्टम में। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, क्योंकि पेमेंट कैसे होगा, तो इसलिए मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उनके वीचैट के संग उसको अटैच कर दिया। हाँ, और लिंक करना है। एक और भी है एलीपे, वो भी अलीबाबा वालों को आप जानते होंगे, अलीबाबा फेमस है, उन्हीं का एलीपे है। तो एलीपे या वीचैट आप ले लीजिए और उनके संग अपना कार्ड लिंक कर लीजिए। अच्छा, नहीं तो ये बताइए कि आपने वहाँ पर गए, आपको कभी ऐसा लगा कि आप सेफ नहीं हैं, या कुछ आपको लगा, डर लगा हो कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि मुझे कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कह ना दे, या पुलिस ना अरेस्ट कर ले? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने वहाँ पर जाके जब मेरे अनुभव पहले दिन से ऐसे थे, तो मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए, अपने दोस्तों को बताना चाहिए। तो पहले दिन से ही मैंने चाइना के अपने एक्सपीरियंस को लिखना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा कि एक तो चाइना में आपके जितनी भी आप बात करते हैं वो सब कुछ लिखते हैं, वो सारा का सारा मॉनिटर होता है। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं मैंने अगर चाइना का अगेंस्ट लिख दिया तो शायद मेरे होटल में कोई ना कोई पुलिस वाला सुबह आ जाएगा, कहेगा आपको बुलाया गया है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे दिल में ये डर लगा था, लेकिन आपने तिनानमेन स्क्वायर के बारे में बहुत सुना है। तो तिनानमेन स्क्वायर के बारे में हम लोग गए थे वहां पर। अब आप देखिए कि वो वहां की जो गाइड थी वो हम लोगों को सारा बताती थी, लेकिन जब मैंने तिनानमेन स्क्वायर में हम लोग खड़े थे, वहां पर 10 लाख लोग एक संग खड़े हो सकते हैं। अच्छा, तो वहां पर मैंने कहा कि ये पूरा बताएगी, तो बताएगी कि वहां पर रिवोल्ट हुआ था, इतने लोग मर गए। उसने पूरा का पूरा बताया, लेकिन वो किस्सा नहीं बताया। अच्छा, तो मैंने अपने जो तिनानमेन स्क्वायर के बारे में टॉपिक लिखा था, मैंने कहा था कि वहां पर किस तरह से आपको सेंसरिंग होती है। तो मैंने लिखा था कि तिनानमेन स्क्वायर के जो रिवोल्ट के बारे में नहीं बताया उसने। तो मैंने कहा ये तो वो जरूर पढ़ लेंगे, तो मुझे पूछने आएंगे कि तुमने ये सब क्यों लिखा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो प्रवीण जी, वहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा रेगुलेटेड है। मैं कभी चाइना नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना है वो आपने तो इतना अच्छा वर्णन दिया है कि टेम्पटिंग लगता है वहाँ जाना, लेकिन मैंने जो सुना और पढ़ा है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि भारत की और चाइना की बहुत निकट मित्रता थी सालों सालों की। आप सोचिए कि नियरली 400 AD में हमारे यहाँ से आए थे फाहियान आए थे उनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। तो उन्होंने, इंटरेस्टिंग बात थी कि यहाँ से शुगर ले गए थे वो। चाइना में पहले कभी चीनी नहीं थी। अच्छा। अब वहाँ के जो बादशाह थे उनको वो इतनी पसंद आई चीनी कि वो तो उन्होंने कहा कि अब भेजो और लोगों को भेजो इंडिया। कमाल है शैलजा जी, चीन में चीनी नहीं थी। चीनी नहीं थी चीन में तो सोचिए चीनी का इंट्रोडक्शन जो था वो भारत ने वहाँ पे किया था। और फहियान के बाद में आप हम लोगों ने सबने पढ़ा है हिस्ट्री में, ह्वेनसांग गए थे वहाँ पर। ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के समय में गए थे और उन्होंने इतनी अच्छी तरह लिखी थी। और ये लोग ने वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे वहाँ, वो 15 साल करीब रहे भी थे उसके बाद। लेकिन 1949 के बाद जब ये कम्युनिस्ट पार्टी आई है उसके बाद से, और अर्ली 50s में हमें याद है कि हम लोग चौलाई आए हुए थे वहाँ भारत में। तो हम लोग स्कूल के बच्चे झंडा लेके गए थे, हिंदी चीनी भाई भाई, वो भी। तो उस समय तक हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे थे। उसके बाद से हमारे संबंध जो हैं वो बिगड़ने शुरू हो गए। दूसरी चीज़ थी कि आजकल यहाँ ओपेरा हाउस में आने वाला है शेन युएन, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा डांस कंपनी है।
वो लोग जो हैं उनकी अगर आप बात सुनिए तो लाइफ इतनी रेगुलेटेड है वहाँ पर। और एक दूसरा है वहाँ का फलून गोंग। फलून गोंग जो है वो है तो बुद्धिस्ट। बेसिकली बुद्धिस्ट मीन्स दे आर वेरी ह्यूमन वैल्यूज। उनका कहना है कि उन्हें भी प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित उनको किया जाता है और कि उनका वहाँ रहना मुश्किल है कि उनके कितने उन्होंने कहा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं और जहाँ उनका परफॉर्मेंस होता है ये डांस कंपनी का उन सबको थ्रेट्स दी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से, और मैंने जब ये भी पढ़ा था कि जब ओलंपिक्स हुए थे तो उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उस महिला को अपने बच्चे से 1 साल के लिए अलग किया गया था और ये उनकी शर्त थी कि अगर आपको ट्रेन करना है तो बच्चे से बिल्कुल नहीं मिलना होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं चाइना से हम लोगों के लिए कि चाइना बिल्कुल क्लोज्ड कम्युनिटी है, तो मुझे लगता है कि आपने जो देखा है वो तो बहुत फ़र्क है। देखिए ऐसा है, आप जो कह रही हैं, हाँ। मैं इन्हीं सब ख्यालात को लेके चाइना गया था। तो जब वहां देखा तो देखिए एक बात मैं आपसे जो कह रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आपको ये बात समझ में आएगी। आपने वन चाइल्ड पॉलिसी सुना होगा चाइना के बारे में, तो आप जो कह रही हैं वैसा ही है। तो उस समय वन चाइल्ड पॉलिसी आज से कई दशक पहले शुरू हुई थी क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोशिश की थी। अब जब वन चाइल्ड पॉलिसी करी तो उनका एक है 4-to-1 प्रॉब्लम। 4-to-1 प्रॉब्लम मतलब 4 लोग हैं, उनके 2 बच्चे हुए, एक दोनों के बच्चा हुआ, उन दोनों के एक बच्चा हुआ। तो 4-to-1 इसके मतलब कि उन्होंने देखा कुछ दशकों के बाद वो जो एक है वो 6 को सपोर्ट करना पड़ रहा है उसको। बिल्कुल। तो उनकी जो एवरेज जो एज थी वो बहुत बढ़ गई क्योंकि हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हो गई हैं, लॉन्जिविटी बढ़ गई, तो वो एक आदमी 6 को सपोर्ट कर रहा है। तो देन दे रियलाइज दैट दे हैव मेड ए मेजर मिस्टेक। तो अब उन्होंने कहा कि आपको जितने बच्चे चाहिए आप कर सकते हैं। कुछ तो मैंने सुना है कि उन्होंने बच्चों के लिए आपको मतलब इंसेंटिव भी दिया, लेकिन ये बात मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ जरूरी है उन्होंने ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी। तो मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि जो आपको पॉलिटिक्स के अंदर झंडा लेके हर जगह खड़ा होने की क्या जरूरत है। अगर गवर्नमेंट अगर आपको आपकी बातों को समझती है और उसके हिसाब से चेंज करती है तो आपके लिए काफी नहीं है। क्या जरूरत है कि आपको हमेशा इनकलाब जिंदाबाद बोलने की जरूरत है। इसमें एक बात और है कि चाइना की जो पूरी पब्लिक है और पूरी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा 3 चीजों से प्रभावित है, जैसे आपने कहा, और उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योग है। एक है कन्फ्यूशियस, एक है ताओ और एक है बुद्धिज्म, और इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है वो बुद्धिज्म से। अच्छा आप जो उनका आपने सुना होगा चाइना के लायंस के बारे में। लायन सब जगह उनके लायन की मूर्ति होती है जी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो लायन की मूर्ति हमेशा पेयर में होती है। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। और फीमेल को आप कैसे पहचानेंगे मेल से? फीमेल के पंजे के नीचे हमेशा एक बेबी लायन होगा, तो हमेशा पेयर में होगा, और फीमेल के पंजे के नीचे, लेफ्ट पंजे के नीचे बेबी लायन होगा। इसका क्या मतलब हुआ ना? इसका मतलब यह है कि द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग द वीक। आई सी, ओके। तो ये उनके जो लायन उनके यहाँ एक पावर का सिंबल है, और लायन चाइना में नहीं होता था। ये लायन की जो थिंकिंग है ये इंडिया से गई है। अच्छा। तो अलोंग विद बुद्धिज्म लायन का जो सिंबल है इंडिया से पावर का सिंबल गया है, लेकिन उनका जो लायन है वो हमारे एक्चुअल लायन की तरह नहीं होता है, थोड़ा उसकी शेप डिफरेंट होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग द वीक की जो कॉन्सेप्ट है उनका। अच्छा, बहुत अच्छी बात है प्रवीण जी। ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं तो हम उसको पढ़ देते हैं, लेकिन हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि अगर प्रवीण जी से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें लिखिए, हमें बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं।
तो प्रदीप जी, इससे पहले आप जाए, मैं एक बात और कहने वाली थी कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। चाइना में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि हिंदी का डिपार्टमेंट है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, स्कूल्स हैं जहाँ पे कि हिंदी पढ़ाई जाती है और कल्चरल एक्सचेंज होता है। वहाँ चाइना में मुझको ताज्जुब हुआ है पढ़कर कि वहाँ पीएचडी भी लोग करते हैं हिंदी में। तो ये बहुत बड़ा श्रेय है चाइना को कि हमारे जितने भी मतभेद हैं उन सब के ऊपर उन्होंने हिंदी को इतना सम्मान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। और इसके साथ साथ शैलजा जी इनके रिएक्शंस पढ़ दें थोड़े से। जी बिल्कुल। अच्छा, रिचा जी बोलती हैं एंजॉइंग स्पिरिचुअल टॉक्स, 8 से 9 वाले प्रोग्राम के बारे में बोल रही हैं। और चेतन शाह जी, प्रैक्टिकल सेशन फॉर पेरेंट्स, यंग कपल्स एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर द प्रेजेंट, फॉर सम एंड द फ्यूचर एंड अदर्स, ग्रेट एडवाइस। अनिरुद्ध जी। रिचा जी फिर बोलती हैं थैंक यू फॉर ग्रेट मेडिटेशन। वो 2 मिनट का मेडिटेशन 9 बजे से जस्ट पहले उन्होंने कराया था। इसके बाद जयरामन जी बोलते हैं नमस्ते प्रदीप जी, लॉन्ग टाइम। पूनम जी बोलती हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कशन, वेरी मोटिवेटिंग विचार, एनालॉजी ऑफ रिवर इज सो अप्रोप्रिएट। लीला तिवानी, बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर भजन। जयरामन जी, थैंक यू प्रदीप जी, टीम। एंड प्रवीण जी, बधाई हो, आप तो हमारे क्लाइंट भी हैं। ये जयरामन जी लिख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा राजीव निगम जी कहते हैं नमस्कार दर्पण। राजेश पांडे, नाइस सॉन्ग, ये शायद मेरा जूता है जापानी के लिए।